व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो कल जो है वो एक न्यू सेशन की अनाउंसमेंट की गई थी। तो आज जो है वो एज अ डेमो लेक्चर आपके सामने पेश किया जा रहा है। जनरल नॉलेज का पास्ट पेपर जो है वो डिस्कस किए जाएंगे और ये 2023 के हैं। तो आपको ये सारा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह जो है वो पास्ट पेपर को करना है। और बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ा कंसेप्ट होता है, बाकी जो है वो मोस्टली आपने याद ही करने होते हैं। जो कंसेप्चुअल होंगे उसे डिस्कस किया जाएगा, और जो सिर्फ जो है वो पढ़ने वाले होंगे, याद जिसे आप रट्टा बोलते हैं, वो जो है वो वही होगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जो है वो डेली बेसिस पे जॉब अपडेट भी इधर आती है। और इसके साथ साथ जो भी पेपर होता है पास पेपर, इंशाल्लाह आप देख भी सकते हैं चैनल पे, सबसे पहले इधर ही अपलोड होगा। और इसके साथ जो कैंडिडेट्स जो हैं सेशन में इनरोलमेंट करना चाहते हैं, वो जो है वो इस वीडियो के एंड पे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, वो उधर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज हमारा एज अ डेमो लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह जो है वो लाजमी आपको फ़ायदा होगा। पहला क्वेश्चन है, हु वाज नाउन एज द मैन ऑफ डेस्टिनी। मैन ऑफ डेस्टिनी बोलते हैं किस्मत का सिकंदर। यानी वो कौन सा आदमी है जिसे जो है वो किस्मत का सिकंदर कहा जाता है। तो वो जो है वो नेपोलियन है, और इसका जो फुल फॉर्म यानी फुल नेम है वो नेपोलियन बोनापार्टे है। और इसे जो है वो किस्मत का सिकंदर कहा जाता है। आपको जो है वो सॉल्व भी मिलेंगे और अनसॉल्व भी मिलेंगे, ताकि आपको आइडिया हो, आप खुद देखें और आप जो है वो याद कर सकें। और इसके बाद जो है वो आपका इंशाल्लाह डेली बेसिस पे जूम ऐप पे लाइव जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फिर जो है उसके बाद इंशाल्लाह जिसको जो है वो मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उसे अप्रिशिएट किया जाएगा, और उसका जो है वो एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें उसका जो है वो टॉप पे नाम आएगा। इस तरह कंपटीशन बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जो है वो कंपटीशन में आएंगे, और इंशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आगे इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्टे वाज अ फ्रेंच मिलिट्री कमांडर। तो ये फ्रांस का जो है वो एक मिलिट्री कमांडर था, और एंड अ पॉलिटिकल लीडर, और एक जो है वो और एक ये सियासी लीडर भी था। तो इसकी जो बोर्न की बात करते हैं तो ये अगस्त 1769 को पैदा हुआ फ्रांस में। जोशियो को जो है वो इसमें पैदा हुआ, और उसके बाद जो डाइड की बात करें फौत कब हुआ, तो मई 5 1822 जो है वो लॉन्गवुड में जो है वो। तो लॉन्गवुड ये मतलब कि ये जो ये लिखा हुआ है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी डेट ऑफ डेथ और बोर्न जो है वो ये जो है वो आ सकती है। लेकिन आपने सिंपली क्योंकि यही पास्ट पेपर में क्वेश्चन था तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है द पिंग पोंग डिप्लोमेसी बिटवीन चाइना एंड यूएस इन विच डेकेड। ये इसमें कहा जा रहा है कि जो पिंग पोंग डिप्लोमेसी थी जो चाइना और यूएस में हुई, ये किस डेकेड में हुई थी। तो ये 1960 क्वेश्चन में ऑप्शन में है, 1970, 1980 और 1990। तो ये जो है वो 1970s में हुई थी। तो और इसका अगर हम ये तो 1970s उन्होंने डेकेड पूछी है, लेकिन अगर हम बात करें तो करेक्ट इसके सामने की तो 1971 में हुई थी। तो बेसिकली ये लिखा भी हुआ है 1971 में जो है वो हुई थी। और ये क्या है, कंसिडर द टर्निंग पॉइंट ऑफ रिलेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट। ये जो रिलेशन है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड द पीपल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो चाइना के लोग हैं उनके दरमियान वाज बीइंग ड्यूरिंग द 1971। तो 1971 में हुई थी। तो ये क्या हो रहा था कि वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप हो रही थी, उसमें जो है वो इनके दरमियान हुई थी। और ये कहाँ पे थी, जापान में। तो ये पिंग पोंग जो है वो टेबल टेनिस को भी कहते हैं। तो ये भी पीपीएससी में एक क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है थ्रू विच ट्रीटी 30 इयर्स वार वाज एंडेड। किस ट्रीटी, किस जो है वो मायदे के तहत जो है वो 30 साल जंग का जो है वो इख्तिताम हुआ। पेरिस ट्रीटी ये नहीं है बिल्कुल। ट्रीटी ऑफ वर्सेल ये भी नहीं है। ट्रीटी ऑफ प्रेसविक ये भी नहीं है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया है। अब इसमें क्या है, अ पीस ऑफ वेस्टफिलिया वाज साइंड बिटवीन मई एंड अक्टूबर 1648। 1648 को जो है वो अक्टूबर और मई के दरमियान हुई थी।
largely ending the European wars of religion including the 30 years war। इसमें जो रिलीजियस या रिलीजन की वार थी और ये 30 साल जंग थी यूरोप के अंदर जो है वो इसका जो है वो इख्तिताम हो गया। तो ये इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये जो है वो इंशाल्लाह आप ऐसे चीज़ों को देखेंगे इंशाल्लाह आपको लाजमी फ़ायदा होगा। आगे हिगल डाइलेक्ट्रिक मेटेरियलिज्म मॉडल वाज बेस्ड ऑन। जो हिगल का डाइलेक्ट्रिक मॉडल था जो है वो किस बेस पे था? थ्रू प्रोसेस एंड मटेरियल एक्सचेंज। तो ये जो है वो सिंपल आपने याद रखना है, थ्रू प्रोसेस भी था एंड मटेरियल एक्सचेंज। तो ये जो है वो दोनों इसका जो है वो आंसर आएगा। वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड? अब न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा होता है? कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी उन्हें पीपीएससी का पता ही नहीं है। तो मैं आपको ये दरमियान में ये भी बता दूं कि पीपीएससी में टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं। 10 सब्जेक्ट को आपने कवर करना होता है। जिस तरह ये आपने पहला सब्जेक्ट स्टार्ट किया है इस तरह जो है वो सीक्वेंस वाइज 10 सब्जेक्ट को इंशाल्लाह कवर किया जाएगा। और ये जो रिसेंटली सीट्स आई हैं इंशाल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो अब ये है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन क्या होता है? यानी कि ऐसा पावर स्टेशन जिसमें न्यूक्लियाई यानी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किस में होता है? एटम में होता है। और एटम जो है वो हमारे इस यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल है। पहले तो जो है वो नॉट डिविजिबल था, ये डिवाइड नहीं किया जाता था, बाद में डिविजिबल हो गया, इसे मजीद डिवाइड कर दिया गया। इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये मेन तीन है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे जो है वो नो चार्ज यानी कि न्यूट्रल। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर? सॉरी ये हो गया। इसमें का जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो है वो नन ऑफ दीज था और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास जापान था। तो ये जो है वो पेपर में आया होगा। ये 2023 का जो है वो क्वेश्चन है सारे। आईओसी स्टैंड फॉर, आईओसी का जो फुल फॉर्म है उसका क्या है? तो ऑप्शन में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कंट्रीज हैं, इंडियन ओलंपिक कमेटी है या अटलांटिक ओलंपिक कमेटी है। तो इसका जो है वो करेक्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब ओआईसी भी है, ओआईसी वो भी हमारे पास आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो ओआईसी की बात करें तो 1969 को जो है वो उसका क्या अमल में आया था। तो ये भी इसके रेलिवेंट क्वेश्चन है। द स्विस कैनाल कनेक्ट्स, अब जो स्विस कैनाल है वो किन जो है वो सीज, जो सी है जो दरियाएं हैं उनको कनेक्ट करती है। पहला ऑप्शन है बाल्टिक सी एंड कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सी, रेड सी एंड कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी एंड द नॉर्थ सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। तो इसको जो है वो ये कनेक्ट करती है। अब जो है वो एक और मैं आपको बात बताऊं, जो कैस्पियन सी है ना, ये मतलब किसी दरिया के साथ किसी समुद्र के साथ नहीं लगता। ये जो हमारा सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं इनके साथ ये जो है वो, जैसे हम बात करें कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान, ये सारे एरियाज जो हैं इनमें जो है वो ये दरमियान में आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैस्पियन सी जो है वो बेसिकली लोकेट कहाँ करता है? तो ये सेंट्रल एशिया में लोकेट करता है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द ओलंपिक रिंग वाज इंट्रोड्यूस? जो ओलंपिक रिंग थी वो कब इंट्रोड्यूस की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है 1913, 1913 में इंट्रोड्यूस की गई। अब ओलंपिक रिंग जो होती है उसमें जो है वो रिंग में टोटल कितने होते हैं? वो सर्कल बने हुए होते हैं, तो वो 5 हैं। द रिंग सिंबलाइज द यूनियन ऑफ 5 कॉन्टिनेंट। ये किस चीज को जाहिर करती है? जो 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, 5 जो हमारे कॉन्टिनेंट जिसे आप कहते हैं बर्रे आजम, उसको जो है वो क्या करती है? जाहिर करती है। और इसमें जो है वो 5 बर्रे आजम से जो है एथलीट्स जो है वो गेम खेलने के लिए उधर आते हैं। और इसीलिए इनका जो है वो रिंग के टोटल 5 ही रिंग्स होती हैं और 5 ही इनके
कलर्स होते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो अफ्रीका आ जाता है, अमेरिका, एशिया, यूरोप एंड ओशियानिया। अब ओशियानिया जो है वो उन्होंने नाम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का ओशियानिया रखा हुआ है। तो ये इसके बारे में थोड़ी डिटेल थी। नेक्स्ट है हंटिंगटन सेड द प्राइमरी सोर्स ऑफ क्लैशेस इज। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ क्लैशेस है तो वो क्या है, तो वो सिविलाइजेशन है। तो ये सिंपली जो है वो आपने ये याद रखना है। तो ये जो है वो सिविलाइजेशन जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ क्लैशेस है। व्हाट हैपेंड फर्स्ट अमंग द फॉलोइंग, इनमें जो सबसे पहले क्या हुआ, रेवोल्यूशन ऑफ चाइना, चाइना में इनकलाब आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब अगर बात की जाए तो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, नन ऑफ दीज। तो ये सारे चाइना में जो रेवोल्यूशन आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, इनसे पहले जो सबसे पहले अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। तो इसका जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नील श्यूबन द मैन शुड एम्बेरस आवर इनर। तो ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास फिश आता है। फिश इज करेक्ट आंसर, मैन शुड एम्बेरस आवर इनर फिश। तो ये जो है वो बनता है। इन डैश मॉडल सर्विसेज लाइक ऑनलाइन बैंकिंग, ट्रैवल एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन। तो ये जी इसका जो है वो आंसर है बी टू सी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें जो है वो रट्टा ही काम देता है, तो आपने सिंपली जो है उधर रट्टा ही लगाना होता है। उधर आप जो है वो इंसाइक्लोपीडिया ओपन कर लेंगे, विकीपीडिया ओपन कर लेंगे, तो वो आपका टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं बनेगा। आप जो है वो पिन स्टैंड फॉर, 13 क्वेश्चन है पिन स्टैंड फॉर। तो पिन का क्या होता है, जैसे आप पिन कोड बोलते हैं, सिम पिन कोड, तो इसका फुल फॉर्म क्या, तो ऑप्शन में है पेमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन न्यूमेरिक, या नन ऑफ दीज। तो ये पिन का जो फुल फॉर्म होता है ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के हवाले से क्या करेक्ट नहीं है। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, की बिल्कुल है कि कोई भी मैनेजमेंट है लगातार अमल होता है, ये नहीं एक छोटे टाइम के लिए होता है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस, तो ये मतलब कि डायनेमिक होता है, चेंज हो जाता है थोड़े थोड़े वक्फे के बाद भी। मैनेजमेंट इज अ रिजिड प्रोसेस, ये जो है इसका ये जो है वो ठीक है, मतलब कि ये जो है करेक्ट इसका आंसर नहीं है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी ये भी ठीक है कि ये गोल ओरिएंटेड भी होता है, इसमें जो फेजेस भी आते हैं, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस भी होता है, लेकिन ये मैनेजमेंट इज नॉट अ रिजिड प्रोसेस। तो ये इसका जो है वो सी इज करेक्ट आंसर। डैश इज द बेसिक रीजन फॉर देयर एग्जिस्टेंस। तो ये जो इसमें है द ऑर्गेनाइजेशनल विजन, द ऑर्गेनाइजेशनल मिशन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, द ऑर्गेनाइजेशन सीईओ। तो ये क्या है कि बेसिक रीजन फॉर देयर एग्जिस्टेंस, अगर कोई भी आपने ऑर्गेनाइज एग्जिस्ट करनी है तो उसका जो वो मिशन होना चाहिए। जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अगर सिक्योरिटी काउंसिल देखें तो उसमें क्या है कि उसका जो है वो सिक्योरिटी के रिलेटेड उनका मिशन है कि उन्होंने जो है वो सिक्योरिटी और पीस क्रिएट करना है। तो इसी तरह जो है वो ये जिस तरह पीस मिशन होते हैं, ये भी मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मिशन लाजमी होता है। मैनेजमेंट इज अ डैश एक्टिविटी। तो ये जो है वो ग्रुप एक्टिविटी होती है, ना सिंगल एक्टिविटी होती है, बल्कि ये ग्रुप होती है, क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट करनी है तो ये ग्रुप के साथ मिल के की जाती है। सिंगल पर्सन जो है वो इसमें परफॉर्म इतना ठीक नहीं कर सकता। टॉप मैनेजमेंट इज द कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ। तो मतलब कि टॉप मैनेजमेंट अगर होनी चाहिए, अगर होती है तो वो क्या होती है, सिंपली लॉन्ग टर्म जो है वो प्लान्स होती हैं। टॉप मैनेजमेंट के लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट टर्म नहीं कि एक दिन का प्लान, 2 दिन का प्लान, बल्कि सालों साल का जो है वो प्लान होता है। इसमें सिंपली जो है वो इसका आ जाएगा लॉन्ग टर्म प्लान्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट के जो असूल है, इस लिहाज से क्या ठीक बात है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर येट टू बी इवॉल्व्ड, the principles of management have evolved, the principles of management are in the continuous process of evolution। तो ये चीज का करेक्ट है। ये जो है वो मैनेजमेंट के हवाले से थे, तो ये जो है वो सिंपली आप देख लें, लेकिन ये जो है जनरल पेपर में नहीं आते क्वेश्चन, लेकिन जो आए हुए थे तो मैंने इधर ऐड कर दिए।
आगे नेक्स्ट है ANSI। ANSI स्टैंड फॉर, तो ANSI का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन न्यू स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन न्यू स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो इसका आएगा अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द ह्यूमन राइट काउंसिल रिप्लेस्ड द फॉर्मर, यानी कि जो ह्यूमन राइट काउंसिल है वो उसको जो है वो किससे रिप्लेस किया गया है? तो ऑप्शन में था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ब्यूरो, ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर ये है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। दिस इज करेक्ट आंसर। यानी कि जो हमारे पास ह्यूमन राइट काउंसिल था उसका जो वो न्यू नेम या उसे कन्वर्ट कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जो है वो क्रिप्टोग्राफी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मैसेज टू मेक देम सिक्योर एंड इम्यून टू अटैक, यानी कि जो क्रिप्टोग्राफी है और ये साइंस है और आर्ट है टू ट्रांसफॉर्मिंग मैसेज टू मेक देम सिक्योर, जो भी मतलब कि मैसेज वगैरह हो कोई भी आपका उसको सिक्योर बनाने के लिए, एंड इम्यून टू अटैक यानी कि मदाफियत पैदा करने के लिए किसी भी अटैक की, कि अगर कोई भी अटैक होता है जिसे आप समझ ले एंटीवायरस, कोई भी अटैक होता है तो उसको जो है वो उसको जो है वो इम्यूनिटी इसकी इतनी हो कि वो जो है वो रिएक्ट कर सके, अटैक कर सके। मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि इतनी इम्यूनिटी या इतनी मदाफियत होनी चाहिए, मतलब कि किसी भी सिस्टम में उसको जो है वो अगेंस्ट रिटेलिएट कर सके। ये नेक्स्ट है यूएन ट्रस्ट फॉर ह्यूमन राइट सिक्योरिटी एस्टैब्लिश्ड। जो यूएन ट्रस्ट फॉर ह्यूमन राइट है, जो ह्यूमन राइट का जो ट्रस्ट है यूनाइटेड नेशन में, उसको जो है वो कब एस्टैब्लिश किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1999 है। तो दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आईएमएफ एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। जो आईएमएफ है वो कब एस्टैब्लिश हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1944, 1944 को एस्टैब्लिश हुई थी। और इसके साथ आपको जो वर्ल्ड बैंक का पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ था। तो वो जो है वो 1945 को हुआ था। उसके बाद जो है वो नेटो की बात की जाए, नेटो कब एस्टैब्लिश हुई थी? तो वो 1949 में एस्टैब्लिश हुई थी। और वर्ल्ड बैंक कब जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था? तो वो मेरे ख्याल से इधर मैंने बता दिया, वो भी 1945 में जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है पैमान इज द ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स फॉर। जो पैमान एक ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके लिए काम करती है? अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर जो होता है मतलब कम उम्र लोगों को जब वो काम पे लगा देते हैं उनके खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, औरतों की जो प्रोटेक्शन करती है, वुमेन राइट्स की प्रोटेक्शन जो करती हैं, द ट्रेनिंग फॉर द फाइट वुमेन अगेंस्ट द एक्सट्रीमिज्म, यानी कि जो कि वुमेन्स को ट्रेनिंग देती हैं कि वो फाइट कर सके अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म। तो ये जी इसका करेक्ट आंसर है। तो दिस इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट हमारे पास है स्क्राइब होटल पेरिस ऑन बाय विच कंट्री। जो स्क्राइब होटल जो पेरिस में है वो किस जो है वो कंट्री से जो है वो किस कंट्री का है, किस मुल्क का है? तो जो स्क्राइब होटल पेरिस है वो पाकिस्तान का है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन ये जो है वो पाकिस्तान ने सेल कर दी है। तो ये जो है वो 25 क्वेश्चन थे एज अ डेमो। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इंशाल्लाह इससे भी बेहतर जो है आपको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल पे अगर न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी डेमो लेक्चर या जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।